everyone, welcome to our YouTube channel Maths Cradle. So today we are going to discuss about the objective type questions of the chapter 1 sets class 11. Okay, so last class में हम लोगों ने जितने भी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव थे वो कंप्लीट किए थे. आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज. ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं. सो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन फॉर ऑप्शंस in each exercise 29 to 43. Okay, so these are the basically MCQs based questions. So first question is, suppose A1, A2, A3 up to A30 are the 30 sets having each having 5 elements. B1, B2, Bn are the n sets each having with 3 elements. Union of AI where I is equals to 1 to 30 is equals to union of J is equals to 1 to n, Bj is equals to S. So here it is saying that in each set A1 we are having 5 elements. In each set A2 we are having 5 elements. So in this case each 30 sets having 5 elements, and similarly B1, B2, B3 are the n sets with each with 3 elements in each set. Okay. So first of all we will calculate the number of elements in the union of the set. So S is basically A1 union A2 union A3 up to union A30. So एक सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 30 सेट्स में कितने एलिमेंट्स होंगे? 30 into 5. So this is 150 एलिमेंट्स. ओके, अब उसने क्या बोला है, each element of S belongs to exactly 10 of the AIs. मतलब जो AI सेट के जो एलिमेंट्स है ना, उसके 10 एलिमेंट से एस सेट का एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है. मतलब कि जैसे रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं ना, तो सपोज मेरे पास 1 से लेके 10, देन 11 से लेके 20, इसी तरीके से 140 to 150, इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स है ना, ये सेट मेरे पास एआई सेट के एलिमेंट्स हैं. ठीक है, 150 एलिमेंट. तो ये क्या बोल रहा है, ये जो 10 एलिमेंट है ना, तो इन 10 में सिर्फ एक, मतलब ये सारे एलिमेंट सेम है, तो एस के इन 10 में से सिर्फ एक एलिमेंट निकल के आ रहा है. तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट होंगे, मतलब जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, ओके, सो वो कितने होंगे? 30 into 5 जो कि 150 एलिमेंट्स से डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 में से, मतलब इसमें बेसिकली यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं ना, कि हमारे पास 150 एलिमेंट्स में 150 में से कितने सेट्स, कितने एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो डिस्टिंक्ट होंगे, और एक जो एलिमेंट है वो पूरे 10 एलिमेंट्स के बराबर है. मतलब हम बोल सकते हैं कि 10 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट निकल के आ रहा है जो कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट है. तो हम यहाँ से कितने एलिमेंट्स बोल सकते हैं? 15 एलिमेंट्स होंगे जो कि सेट एस के होंगे, राइट. तो मतलब हमको पता चल गया कि अब एस के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 15 है. ओके, सो नाउ इफ एलिमेंट्स इन दी सेट B1, B2, Bn आर नॉन रिपीटेड, तो अब मैंने मेरे पास इसी तरीके से B1 यूनियन B2 अप टू Bn, इन सब का यूनियन हमको क्या दिया हुआ है, कितना होगा? एक सेट में 3 है, तो n सेट्स में कितने होंगे? 3n होंगे टोटल. तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं ना कि जो s होगा वो क्या होगा? 3n डिवाइडेड बाय और एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ द b, मतलब जो b सेट के 9 एलिमेंट्स है ना, उसमें से एक एलिमेंट बन रहा है s का. सो दैट मीन्स s इज इक्वल्स टू 39 बाय s, 39 बाय 9. और हमें पता है कि जो s की जो कार्डिनलिटी है हमने पीछे कैलकुलेट की थी वो 15 है. सो आई कैन से दैट 3n डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 15. सो दैट मीन्स n बाय 3 इज इक्वल्स टू 15. सो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45. तो मतलब जो B1 सेट्स थे हमारे पास टोटल कितने सेट्स थे? 45. तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन. ओके, सो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास दो फाइनाइट सेट है m और n. ठीक है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड सेट. दो सेट्स हैं, तो मान लिया मैंने एक सेट A है जिसकी कार्डिनलिटी m है, दूसरा सेट B है जिसकी कार्डिनलिटी n है. अच्छा, अगर मेरे पास सेट की कार्डिनलिटी दी होती है तो ये बोल रहा है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट. अच्छा, अब मेरे को नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं फर्स्ट सेट की, तो जो नंबर ऑफ सबसेट्स का कलेक्शन होता है ना, वो होता है हमारा पावर सेट. तो अगर मेरे को पावर सेट की कार्डिनलिटी बतानी है किसी भी सेट की, तो वो कितनी हो जाएगी? 2 रेज टू पावर जितने सेट के एलिमेंट्स है, सेट के एलिमेंट्स m है, तो ये 2 रेज टू पावर m हो जाएगी.
इसी तरीके से पावर सेट ऑफ बी जो होगा उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, 2n। अब उसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड सेट। तो नंबर ऑफ सबसेट्स तो इतने इतने हैं ना, तो मतलब जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो कितने हैं, 212 ज्यादा है सेकंड सेट से। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2m माइनस 2n इज इक्वल्स टू 112, राइट। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास इतना पता चल रहा है कि मुझे 2 की यहाँ पे दो पावर्स हैं, एक m पावर है और एक n पावर है, राइट। तो इसको अभी हमको समझ नहीं आ रहा कि इसमें हम कैसे आगे सॉल्व करें, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब अगर किसी बच्चे से पूछो तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमन कैसे लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ बच्चे अक्सर अटक जाते हैं। तो इसको हमको क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके सोचते हैं। उसने ये बोला है कि ये वाली चीज ज्यादा, अब ये ज्यादा है तो m ज्यादा रहा होगा ना, उसके बाद ही तो हमारे पास ये इतना 112 नंबर ज्यादा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, 2m ज्यादा रही होगी वैल्यू। 2m ज्यादा है मतलब m की वैल्यू ज्यादा है, तो हम ऐसा कुछ लेते हैं 2 माइनस 2 तो मतलब अगर हमें कॉमन लेना तो मैं क्या लूंगी, जो छोटी वाली पावर है वही कॉमन ले सकती हूँ, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से मैं छोटी वाली पावर कितनी है जो कि n है उसको कॉमन ले सकती हूँ। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, 2m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 112। अभी जो 112 है इसको भी मैं फर्दर फैक्टराइज कर सकती हूँ 2 की पावर्स में। वो कैसे कर सकती हूँ, 16 इंटू 7, 16 7 112, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 4 इंटू 7, ठीक है। और ये हमारे पास किसके इक्वल था, 2n इंटू 2m माइनस n माइनस 1। तो अब अगर हम दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ और इसको कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो अब मैं पहले कंपेयर करती हूँ 2n को 2 के साथ। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब बेस सेम है तो मैं पावर्स को कंपेयर कर सकती हूँ, तो n की वैल्यू 4 आ गई मेरे पास। इसी तरीके से जो दूसरी वाली टर्म है 2m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7, इसको कंपेयर कर सकती हूँ। अब मुझे n की वैल्यू तो पता है ना, तो n की वैल्यू कितनी है 4 is equals to 7 plus 1, that is 8. 8 can be written as 2 raised to power 3. So if now I will compare 2 raised to power m plus m minus 4 is equals to 2 raised to power 3. So this will be m minus 4 is equals to 3. That means the value of m will be 4 plus 3, that is 7. So that means the value of m is 7 and the value of n is 4. So 7 comma 4. So here option B is correct. Okay. This is m and then 4, right. So here option B is correct. Okay. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, द सेट A इंटरसेक्शन B डैश कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू, तो हमको इसकी बेसिकली वैल्यू निकालनी है कितनी होगी, ठीक। तो सबसे पहले तो हम सेट को ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, A इंटरसेक्शन B डैश का होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इंटरसेक्शन C। ओके, सो दिस कैन बी रिटर्न एज, अच्छा हम यहाँ पे दो पहले तो प्रॉपर्टी देखनी है कि एक तो डी मॉर्गन्स लॉ हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डैश दिया हुआ है ना। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, इसका मुझे वापस से कॉम्प्लीमेंट करना है, तो वो सेट्स खुद से ही आ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज मेरे पास ये कोई सेट है ए, ठीक, ये मेरे पास यूनियन है। तो मैंने बोला कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है ये, अब इसका वापस से कॉम्प्लीमेंट तो यही आ जाएगा ना, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे यही करना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश का होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज वी कैन अप्लाई हेयर डी मॉर्गन्स लॉ है। सो दिस इज ए डैश यूनियन बी डैश का होल डैश, ओके, with union B intersection C, right. So this is A dash union B complement का complement is B union B intersection C. Okay, so this can be written as A dash union B union C intersection B. So this will be what it is. So what is it? This is A dash union B. अभी B कैसे आया, देखो हमारे पास दो सेट्स हैं बी एंड सी, उसका इंटरसेक्शन लिया, ये मेरे पास है बी और ये है मेरे पास सी। बी और सी का इंटरसेक्शन लिया मतलब ये वाला पार्ट लिया,
इसका यूनियन कर दिया बी के साथ, इसका यूनियन कर दिया बी के साथ, तो यूनियन कर दिया बी के साथ तो क्या मिला, बी ही मिल गया ना वापस, तो ये बी के इक्वल आ गया। और हमको क्या, ये किसी 8 के इक्वल है क्या, बी के इक्वल है ये। सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो बेसिकली हमको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, बस ये डी मॉर्गन्स लॉ या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर ये प्रॉपर्टी, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती है, इन्हीं को लगा के आगे पीछे लगा के बस इनको प्रूव करना होता है, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ यूज किया, क्योंकि यहाँ कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं लग रही थी। अगर प्रॉपर्टी नहीं लग रही तो वेन डायग्राम से देखो कि कैसे बना सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट F1 बी द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, F1 be the set of parallelograms and F2 are the set of rectangles, F3 be the set of rhombuses, F4 are the sets of squares, F5 are the sets of trapezium in the plane, then F1 may be। ठीक है, तो ये मतलब F1 F2 F5 तक हम लोग को सेट डिफाइन कर दिए, ऐसे ऐसे हैं, तो हमें बोल रहा है कि F1 किसके इक्वल हो सकता है। अच्छा, एक चीज पता है कि जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं, जितने भी रोम्बसेस होते हैं, जो भी स्क्वायर्स होते हैं, ये सारे किसके अंदर इंक्लूड है, दीज आर बेसिकली पैरेललोग्राम्स। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम रेक्टेंगल्स का, रोम्बसेस का, स्क्वायर्स का, इन सबका यूनियन लेते हैं और साथ में अगर पैरेललोग्राम को इंक्लूड कर दें, सबका यूनियन ले ले, तो वो F1 के इक्वल नहीं हो जाएगा। बट क्या ट्रेपीजियम को हम बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम होगा, क्या ट्रेपीजियम को बोल सकते हैं, ट्रेपीजियम क्या होता है, ऐसा होता है। अब जो पैरेललोग्राम होता है उसके अंदर क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती है, राइट। पर ट्रेपीजियम में एक साइड तो मतलब एक सेट तो होता है पैरेलल, लेकिन नॉन पैरेलल सेट भी तो होता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, राइट। सो हर ट्रेपीजियम अगर पैरेललोग्राम नहीं होता, लेकिन बचे हुए तो होते हैं ना, तो मतलब मैं F2 को भी बोल सकती हूँ, F3 को भी बोल सकती हूँ, F4 को भी बोल सकती हूँ, और अगर मैं F1 का भी यूनियन ले लूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मतलब मुझे ये F1 के इक्वल चाहिए। तो अगर मैंने इसमें F1 को भी इंक्लूड कर लिया तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो इन सबका यूनियन मेरे को मिल सकता है ना F1 के इक्वल। लेकिन अगर F5 भी मिला दूंगी तब काम नहीं बनेगा, क्योंकि F5 तो ट्रेपीजियम, मतलब ये जो ट्रेपीजियम है वो तो हमारे पास पैरेललोग्राम होता ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एस बी द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर, सी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द ट्राइंगल, सी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल, and if the triangle and circle intersect each other and are contained in a square। अच्छा, अब इस बात का ध्यान रखना है, हमें क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल और सर्कल पहले तो आपस में काट रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब कुछ ये सर्कल है और कुछ ये ट्राइंगल सा कुछ बन रहा है। ठीक है, ये दोनों बन रहे, तो आपस में काट रहे हैं, ये हमने पहले काट दिया इसको। फिर कह रहे हैं आर कंटेन्ड इन अ स्क्वायर, मतलब कि दोनों के दोनों फिगर्स ना कंटेन्ड है किसी एक स्क्वायर में। कंटेन मतलब उसके अंदर डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो स्क्वायर में हमने डाल दिया सर्कल और ट्राइंगल के इंटरसेक्शन को। तो क्या मैं बोल सकती हूँ, ये तो मेरा हो गया एस। ठीक है, ये एस क्या है, सेट ऑफ पॉइंट इनसाइड द स्क्वायर। ये मेरे पास हो गया टी और ये मेरे पास हो गया सी, राइट। तो हमें बताना है कि कौन सा इनमें से ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्या पहला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, क्या बोल रहा है एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। बट ऐसा तो नहीं है ना, ये वाला पार्ट तो कॉमन है ना तीनों में, तो ये तो गलत बात बोल दी, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि एस यूनियन टी यूनियन सी इज इक्वल्स टू सी। अच्छा, अभी अगर मैं एस का यानी बड़े वाले का, फिर ये सी का भी और फिर ये टी का भी, इन सबका जब मैं यूनियन करूंगी क्या मुझे सी मिलेगा। देखो मतलब यूनियन करने पे तो बड़े वाला मिलेगा ना, तो यूनियन तो कभी भी सी के इक्वल आ ही नहीं सकता, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब एस यूनियन टी यूनियन सी कह रहा है एस के इक्वल है, एस यूनियन टी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एस। इसके अंदर इसका यूनियन कर दिया टी के साथ, फिर इसका यूनियन कर दिया एस के साथ। सो सबका जब मैं यूनियन करूंगी तो मुझे क्या मिल रहा है, यूनियन तो पूरा सेट मिल रहा है ना, बड़े वाला डब्बा जो है यानी एस के इक्वल है वो।
तो क्या मेरा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, एस यूनियन टी, एस और टी का यूनियन करने पे और मेरे पास एस और सी का इंटरसेक्शन लेने पे सेम आ रहा है। तो मतलब जैसे ये मेरे पास है एस, ये मेरे पास है सी, ये मेरे पास है टी, फिर एक ले लेते हैं एस सी और टी। क्या बोल रहा है, एस यूनियन टी, ये है एस, ये है टी, ये है सी, तो एस और टी का यूनियन। तो एस और टी का यूनियन बोले तो ये वाला पार्ट, ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, ये हो गया एस यूनियन टी। एस और सी का इंटरसेक्शन, एस और सी का जो इंटरसेक्शन है वो सिर्फ इतना ही होगा, राइट। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो मतलब ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हुआ। तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ क्या, मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब अगले में क्या बोल रहे हैं, आर बी द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इनसाइड अ रेक्टेंगल, टेक अ नोट हेयर, इनसाइड अ रेक्टेंगल ऑफ साइज ए एंड बी। ओके, तो हमारे पास आर कोई सेट ऑफ पॉइंट्स है जो कि रेक्टेंगल के अंदर है, जिनका साइड ए और बी है। मतलब इस टाइप से कोई साइड ए और बी का हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमको क्या बोल रहा है ये, विथ टू साइड्स, और दोनों की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, विथ टू साइड्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो मतलब ये अगर मेरे पास एक्स और वाई डायरेक्शन है ना, तो ये पॉजिटिव एक्स और वाई डायरेक्शन में हमारे पास ये ट्राइंगल रेक्टेंगल समाया हुआ है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स है ना वो रेक्टेंगल के अंदर है, अंदर है, मतलब जो ये कॉर्नर पॉइंट्स है ना ये तो कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे। कॉर्नर पॉइंट्स मतलब कि जो x इक्वल्स, ये लाइन इज, दिस लाइन इज बेसिकली व्हाट, दिस इज y इज इक्वल्स टू 0, दिस लाइन इज बेसिकली x इज इक्वल्स टू a, दिस लाइन इज बेसिकली y इज इक्वल्स टू b एंड दिस इज x इज इक्वल्स टू 0। सो मतलब जो मेरे पास x इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू b, ये सब तो इंक्लूड नहीं होगा किसी भी हालत में, ठीक बात है ना। तो देखो पहले वाले सेट में इंक्लूड कर रखा है 0 को a को, 0 को b को, तो ये तो गलत हो गया। अगले वाले में 0 को इंक्लूड कर दिया तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे भी 0 a को इंक्लूड कर दिया तो ये भी गलत हो गया। तो क्या बचा मेरे पास, एक्स वाई वो पॉइंट्स होंगे सच दैट एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड a, लाइज बिटवीन, यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये सिर्फ इनके बीच में है, और y लाइज बिटवीन 0 एंड b। तो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट। Okay, now let's come to the second question. So this is in a class of 60 students, 25 students play cricket, 20 students play tennis and 10 students play both the games. So अगर हम इसको वेन डायग्राम से देखें तब भी कर सकते हैं हम इसको। क्या बोल रहा है, 60 स्टूडेंट्स हो गए यूनिवर्सल सेट के, राइट, 60 हो गए यूनिवर्सल। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस, सॉरी क्रिकेट, आर 25 स्टूडेंट्स, और जो टेनिस खेलने वाले हैं वो 20 स्टूडेंट्स हैं, और जो दोनों खेलने वाले हैं इंटरसेक्शन मतलब जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, सो दिस इज एन सी इंटरसेक्शन टी। तो ये कितने हैं हमारे पास, 10 बच्चे हैं। तो हमको बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नीदर, जो कोई भी गेम नहीं खेल रहा, हमको वो वाले बच्चे बताने हैं। तो कोई भी गेम नहीं खेल रहा मतलब देखो जो ये वाले बच्चे हैं, इतने लोग जो है, तो ये वाले बच्चे कोई ना कोई गेम तो खेल ही रहे हैं, या तो क्रिकेट खेल रहे हैं या टेनिस खेल रहे हैं या दोनों खेल रहे हैं। बट इसके जो बाहर लोग हैं ना, ये वाले लोग, ये वाले बच्चे कोई भी गेम नहीं खेल रहे। तो कोई भी नहीं खेल रहे तो हम कैसे निकालें, अगर मैं यूनियन में से माइनस कर दूं, ये कौन सा वाला माइनस कर दूं, यूनियन में से ये वाला माइनस कर दूं, इनका यूनियन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नन वाले आ जाएंगे जो कुछ भी नहीं खेलते। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नीदर, जो कुछ भी नहीं खेलते वो कैसे निकालूंगी मैं, जो यूनियन वाला सेट, यूनिवर्सल वाला सेट है उसमें से माइनस कर दूंगी वो बच्चे जो कि दोनों खेलते हैं, मतलब या तो सी खेलते हैं, मतलब क्रिकेट खेलते हैं या फिर टेनिस खेलते हैं। तो ये कितने हैं, 60 बच्चे हैं, माइनस यूनियन कैसे निकालती हूँ मैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड टेनिस, राइट। So this is 60 माइनस, ये कितना हो जाएगा 25, this is 20 then minus 10, so this is 45 minus 10, this is 60 minus 45 minus 10 is 35,
So this will be 25. Okay, so here option B is correct. Okay, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? Okay, so this is in a town of 840 persons, 450 person read Hindi newspaper and 300 read English and 200 read both. तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है? देन द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नीदर. तो अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटो सेम है. तो एन यू दे रखा है हमको 840, एन एच दे रखा है हमको 450, एन इंग्लिश दे रखा है हमको 300 एंड एन एच इंटरसेक्शन ई दे रखा है हमको 300. तो अभी ये क्वेश्चन आप हमें खुद से करके बताएंगे, पहले वाला क्वेश्चन देखकर, फिर हमें खुद से सोचना है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा. ठीक है, अगर जो भी आंसर आता है हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. ठीक, तो ये आपका होमवर्क रहेगा. अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ x इज इक्वल्स टू 8 रेज टू पावर n माइनस 7n माइनस 1 एंड y इज इक्वल्स टू 49n माइनस 49. तो देखो, जब भी हमको दो सेट की बात करनी है, x और y की बात करनी है, हमें नहीं पता इक्वल है कौन सा किसके अंदर कंटेंट है, तो बताने से पहले हमको पता तो होना चाहिए ना कि इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, है ना? तभी तो आगे की बात कर पाएंगे. तो हमें पता होना चाहिए पहले कि x के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. तो कैसे वाले एलिमेंट्स होंगे उसका स्पेसिफिकेशन तो पता है हमको, 8 रेज टू पावर n माइनस 7n माइनस 1. और जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा. नेचुरल नंबर से है मतलब n की वैल्यू मैं 1 से ले सकती हूँ, राइट? तो अब मैंने सपोज मैंने n की वैल्यू को 1 लिया, तो जैसे ही मैंने 1 लिया, 8 raised to power 1 is 8, 8 minus 1 is 7, 7 minus 7 is 0. So first element is 0. Second element would be 8 square, 64, 64 minus 7 to the 14 minus 1. So this is 64 minus 15. So what it is? This will be 49. Okay. What will be the third element? Third element would be 8 raised to power 3 minus 7 into 3, that is 21 minus 1. So 8 raised to power 3 is 343. No, this is 324, right? Or we can calculate it. This is 64 into 8. 8 4s are 32. 8 6s are 48. This is 512. Sorry. This is 512. 512 minus 22. So this will be 490. Okay. So इसी तरीके से हम लोग और भी एलिमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं. अब सेकेंड सेट में कैसे एलिमेंट्स हैं? 49n माइनस 49 वेयर n बिलोंग्स टू n. अब यहाँ पे हमें वापस वही करना है, n की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे. तो n की वैल्यू 1 लेंगे तो पहला एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा. फिर 2 लेंगे तो क्या होगा? 49 इंटू 2 माइनस 49. 49 कॉमन, 2 माइनस 1 इज 1. सो दिस इज 49 अगेन. सेकेंड एलिमेंट क्या होगा? थर्ड एलिमेंट 49 इंटू 3 माइनस 49. दिस इज 49 कॉमन, 3 माइनस 1. So this is 49 into 2. So this is 98. थर्ड एलिमेंट हो जाएगा 98. इसी तरीके से n की वैल्यू जब 4 डालेंगे तो मिल जाएगा हमको 147. तो इसी तरीके से अदर वैल्यूज भी कैलकुलेट कर लेंगे. अब देखो, हमको एक एक करके हमें ऑप्शंस डिस्कार्ड करने हैं. पहले तो बोल रहा है डी ऑप्शन में कि इंटरसेक्शन 5 है. तो क्या इंटरसेक्शन 5 दिख रहा है मेरे को? 5 मतलब तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ एक तो कॉमन मिल गया ना. दिस ऑप्शन इज डिस्कार्डेड. क्या दोनों साइड्स इक्वल है? इक्वल तो बोल ही नहीं सकते ना. 98 इसके अंदर है, इसके अंदर तो है ही नहीं. ये भी गलत हो गया. ओके, तो अब क्या y कंटेन्ड है x के अंदर? y कंटेन्ड है x के अंदर मतलब y के सारे एलिमेंट्स x के अंदर है क्या? कंटेनमेंट का मतलब यही है ना. y कंटेन इन x मतलब y छोटा है, x बड़ा है. y कंटेन्ड है x में, तो लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है. तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया. तो बचा क्या? x इज कंटेन्ड इन y. तो अब देख लो, पहले 0 था, 0 है इसके अंदर. 49 था, 49 भी है. 490 अभी तक तो नहीं आया, लेकिन जब आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना तो किसी एक पॉइंट पे जाके हमको 490 भी मिल जाएगा. तो क्या हम बोल सकते हैं कि x y में कंटेन्ड है? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो हमने चेक कर लिए ना कि नहीं है करेक्ट. तो इसका मतलब x कंटेन्ड होगा y में. तो इस तरीके से जब हम आगे भी एलिमेंट्स निकालेंगे ना इसके, तो वो इसके अंदर हमको कंटेन्ड दिखाई दे जाएंगे. ओके, so we can say that here option A is correct. Okay, so now let's come to the 38th question. What it is? A survey shows that 63% of the people watch a news channel with 76% watch another channel. Okay, so number of people
who watch news channel are 63%, or we can ignore this percentage sign. And the number of people who watch another channel are 76%, and number of people who watch both the channels, that means A intersection B, is equals to x% people. अब वो x% कितने हैं हमको नहीं पता, बट लेकिन इतना मान सकते हैं ना कि जो यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, मैक्सिमम 100% ही हो सकता है भाई। जब भी परसेंटेज की बात आती है ना, तो हमेशा जो यूनिवर्सल सेट होगा ना, उसमें हमेशा 100% पीपल होंगे, राइट। तो मतलब मैं एक चीज तो बोल सकती हूँ कि जो ए यूनियन बी होगा उसमें मैक्सिमम 100 लोग होंगे जो कि देखते होंगे, नहीं देखते होंगे, जो भी होंगे ना, सारे मिला के 100% होंगे, राइट। अब हमको पता है कि जो एन ए यूनियन बी है वो क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस दिस इज एन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 100। ओके, अब ये वैल्यूज कितनी कितनी दी हुई है, हमको 63 दिया हुआ है, ये हमको 76 दिया है, एंड दिस इज एन ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 100. So this will be 139 minus x is less than equals to 100. So I can say that this is 139 minus 100 is less than equals to x. So I can say that x is, this is less than or greater than. So this will be greater than equals to 39. 139 minus 100, 100 is 39. तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि जो x की वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 39 होगी, ठीक है। अब एक चीज और आती है कि जो x की वैल्यू है, x क्या है, देखो अगर मैं इसको वेन डायग्राम से समझूं, x इज बेसिकली कॉमन वाला पार्ट। अच्छा, अब एक बात को समझो कि अगर जो मेरे पास एक कॉमन वाला पार्ट है a और b में, तो क्या कॉमन वाला पार्ट सबसे छोटे वाले से भी छोटा नहीं होगा क्या? मतलब मेरे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a है वो कितने हैं, 63। तो क्या ये बात सही नहीं होगी कि जो x में जो एलिमेंट्स हैं, x में बोल लो या फिर इसको बोल सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमेशा 63 से छोटे होंगे या फिर इक्वल होंगे, है ना। मतलब या तो हो सकता है कि ए पूरा कंटेंट हो जाए बी में, तब तो ये इक्वल हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं है तो लेस देन के केस में क्या होगा, ऐसा सिनेरियो रहा होगा, है ना। तो 63 सबसे छोटे वाला सेट है ना, तो इससे तो छोटे ही रहेंगे या फिर इसके इक्वल हो सकते हैं, बट इससे बड़े कभी नहीं हो सकते। तो क्या मैं बोल सकती हूँ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 63 होगी, राइट। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। तो क्या फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मैं बोल सकती हूँ क्या कि x की वैल्यू 39 से तो बड़ी होगी और 63 से छोटी होगी, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन। so C option is my correct answer. Okay, so this is my correct option. Okay, तो अब अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ सेट्स A एंड B आर डिफाइंड एज, दो सेट्स को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, तो हमको बताना है वही हमने जैसे पहले किया था क्वेश्चन में कि सेट्स में रिलेशन बताने से पहले we need to know that what are the elements of that set, right? So here in the set A एलिमेंट्स का क्या टाइप है, एक के अंदर वैसे एलिमेंट्स हैं सच दैट, अभी ऑर्डर्ड पेयर कैसा है, y इज इक्वल्स टू 1/x, मतलब हमारे पास कुछ x रियल नंबर होगा। सपोज मेरे पास x है 2 है मेरे पास, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, राइट। अगर मेरे पास x की वैल्यू है 2.3 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2.3, ठीक है। ये मैंने एज्यूम करके चल लिया। इसी तरीके से जो b सेट है उसके अंदर कैसे वाले एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं सच दैट y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x। इसका क्या मतलब हुआ, अगर x की वैल्यू मैंने 2 ली तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी -2, x की वैल्यू 2.3 ली तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी -2.3। तो अभी एक बात सोचनी है हमको कि क्या ये वाले टाइप के एलिमेंट्स और ये वाले टाइप के एलिमेंट्स क्या कभी भी इक्वल हो सकते हैं क्या, थोड़ा सा सोचना है कि क्या -x और 1/x कभी भी इक्वल हो सकते हैं क्या। मतलब हमको एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है कि जब भी मैंने 1/x टाइप के एलिमेंट लिए और -x टाइप के एलिमेंट लिए, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। सो दैट मीन्स -x कैन नेवर बी इक्वल्स टू 1/x। तो कुछ भी इक्वल नहीं है तो मैं बोल सकती हूँ कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो खाली सेट ही होगा, 5 सेट होगा, है ना। तो इंटरसेक्शन क्या मिलेगा मेरे को, 5 सेट मिलेगा।
और तो कोई रिलेशन बनने का मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ बोल दिया इंटरसेक्शन ए है। इंटरसेक्शन ए मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन चीजें आ रही है वो सारी ए सेट की आ रही है, तो ये तो बात है ही नहीं ना। फिर अगले में बी बोल दिया, तो ऐसा भी नहीं हो रहा कि जो सारे एलिमेंट्स है वो बी में समा गए, है ना। फिर इनका यूनियन बोल दिया ए के इक्वल है। यूनियन ए के इक्वल कैसे हो सकता है भाई? यूनियन तो हमेशा रियल के इक्वल होगा ना, रियल नंबर्स के इक्वल, क्योंकि इसमें कैसे भी टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, है ना। तो मतलब ये सारे ऑप्शंस तो रिजेक्टेड है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक बात। तो अभी क्या बोल रहा है? इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू। ठीक, तो अभी हमको बताना है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा। ओके, सो सपोज करो ये मेरे पास कोई सेट है ए, ये मेरे पास कोई सेट है बी। ठीक है, थोड़ा सा इसको वेन डायग्राम से समझते हैं कि इसके अंदर ये क्या बनेगा। ठीक, तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी ये पूरे पूरे वाला पार्ट होता है। अब मुझे क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? ए के साथ। इसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेना है ए के साथ। ए मेरे पास क्या है? ये वाला है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो ब्लू से भी शेडेड है और जो व्हाइट से भी शेडेड है? वही इंटरसेक्शन है ना। कॉमन पार्ट बताना है भाई, इसका और इसका जो कॉमन पार्ट जो शेडेड है। तो ऐसा पार्ट बता दो जो ब्लू भी शेडेड है और जो व्हाइट भी शेडेड है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है वो किसकी इक्वल हो जाएगा? ए सेट की इक्वल हो जाएगा। इसमें तो कुछ डिराइव करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट वन लाइन स्टेटमेंट है कि इंटरसेक्शन और यूनियन का और ए का हमें इंटरसेक्शन बताना है। ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अभी हमको सेट्स डिफाइन कर रखे हैं। ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 13 15 17। बी सेट में दे रखे हैं 2 से एलिमेंट शुरू हो रहे हैं 18 तक जा रहे हैं। 2 से शुरू हो रहे हैं मतलब इस जितने भी जो इवन नंबर्स है ना वो 18 तक जा रहे हैं। एन इज द यूनिवर्सल सेट। नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसको बना दिया हमने यूनिवर्सल सेट। तो हमको क्या बताना है? ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है, ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो इसकी वैल्यू को हमको बताना है कि ये क्या होगी। अच्छा, इसको ना करने के दो तरीके हैं। पहला तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो जो दे रखा है ना कि ए सेट दे रखा है, बी दे रखा है, तो यूनियन निकाल लो, फिर इसका इंटरसेक्शन बी डैश के साथ निकालो, फिर जो भी आया उसका यूनियन ए डैश के साथ निकालो। तो ये थोड़ा सा पड़ जाएगा हमको लंबा, ठीक है ना, काफी ज्यादा लंबा पड़ेगा हमको। तो इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरा जो टर्म है ना इसको पहले कर लेते हैं हम लोग सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के बाद जो बचा ना वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या बनेगा? ये ए डैश यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश, या दिस इज बी डैश। सो अभी अगर मैं यहाँ पर क्या मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकती हूँ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये मेरे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिस इज माय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ ए डैश यूनियन, यहां लगा देते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो दिस विल बी ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, so what it is, this is a dash union, ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा a इंटरसेक्शन b डैश। अच्छा, अब एक बात बताओ, b और b कॉम्प्लीमेंट ये दोनों सेट हैं, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? दो ऐसे सेट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनका ऑब्वियस सी बात है ना इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। ओके, अब अगर मुझे खाली सेट का किसी भी एक बड़े से सेट के साथ यूनियन करना है, तो खाली सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ करेंगे तो वो बड़े वाला सेट ही आ जाएगा मेरे पास, राइट। सो दिस इज माय ए इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, सो अभी आप वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, यही वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ए डैश यूनियन ए देन इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश। ओके, अच्छा अब मेरे पास क्या बोल रहा है? ए डैश और ए का यूनियन, ए
और ए डैश, इनका यूनियन क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट। तो दैट मीन्स एन इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश हो गया ये, राइट। सो अभी मेरे को बड़े वाले सेट का इंटरसेक्शन चाहिए किसी छोटे सेट के साथ। तो इंटरसेक्शन में तो हमेशा छोटे वाला सेट ही आता है ना, है ना। ये मतलब मेरे पास अगर सपोज करो ये कुछ, ये ए बी सेट है और ये मेरे पास एन है, तो एन का किसी भी छोटे सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो हमेशा छोटा सेट ही तो आएगा। अब डी मॉर्गन्स लॉ से क्या मैं लिख सकती हूँ? ए डैश यूनियन बी डैश इज ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, राइट। अच्छा, अभी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये मेरे पास है ए, ये बी है। अब मेरे पास जो ऊपर सेट दे रखा है ना, यहाँ देखो तुमको क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो तुमको इंटरसेक्ट मतलब कॉमन मिल रहा है ए और बी सेट में? देखो यहाँ सारे मेरे पास आ रहे हैं मोस्टली प्राइम नंबर्स, है ना। प्राइम नहीं, वी कैन से दैट हियर इट इज ऑल द ऑड नंबर्स एंड हियर इट इज इवन नंबर्स। तो क्या इवन सेट में और ऑड सेट में कुछ भी कॉमन आ सकता है? कुछ भी नहीं आएगा। तो मतलब क्या इंटरसेक्शन 5 हो गया, बट मेरे को 5 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मतलब ये मेरे पास कोई एन सेट है, 5 मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। मतलब सब कुछ, सब कुछ क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या है? एन। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? एन आ गया। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये बात हो गई इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हमारे पास सेट दे रखा है एस, उसके अंदर कैसे वाले एलिमेंट्स हैं? उसमें x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 विच इज लेस देन 100। पॉजिटिव मल्टीपल्स हैं 3 के जो कि 100 से छोटे हैं। अच्छा देखो, मतलब अगर मैं एलिमेंट्स लूं तो पॉजिटिव मल्टीपल मतलब 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, अप टू 99, है ना। और p में क्या बोल रहा है? प्राइम नंबर विच आर लेस देन 20। तो प्राइम नंबर कौन सा होगा? पहला 2, then 3, then 5, then 7, less than 20, that means 19 is the last prime number। अच्छा, अब मुझे इसके अंदर बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस के अंदर जितने हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी के अंदर जितने हैं उनका सम चाहिए। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा ना कि एस के अंदर कितने, क्योंकि यहाँ पे सारे गिनने थोड़ा बैठेंगे, 3, 6, 9, 12, 15 कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना। बट हमको ये दिख रहा है कि हम लोगों ने 10th क्लास में एपी पढ़ा था कि एपी क्या होती है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे नंबर्स का सीक्वेंस जिनमें कॉमन डिफरेंस, मतलब जो पहला टर्म है और दूसरा टर्म, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट रहे। जैसे हम यहाँ देखें तो यहाँ अगर डिफरेंस 3 आ रहा है तो यहाँ भी डिफरेंस 3 आ रहा है, यहाँ भी डिफरेंस 3 आ रहा है, राइट। तो मतलब ये एपी है whose first term is 3, whose common difference is also 3, and whose last term, that means the nth term is 99. So what I can say here, we have all these 3 information, but I don't have what? The number of elements in that sequence. तो क्या मैं बोल सकती हूँ A9 मेरे पास 99 है। अब मेरे पास क्या होता है? nth टर्म लिखने का फॉर्मूला होता है, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू 100 और इंटू d, एंड व्हाट इज d? d is 3, this is 99, so that means a is 3 again, this is 3 into n minus 1 is equals to 99। अब इस 3 को गायब कर दो यहाँ से और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3, तो ये कितना हो जाएगा? 96। अब इस 3 को इससे डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा? 3 3 जा 9, 3 2 जा, so that means n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 plus 1, that is 33। so I can say that जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे ना एस सेट में वो कितने आएंगे? 33 आएंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी सेट में आएंगे वो कितने आएंगे? यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 3 5 7, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, देन 15 14 नहीं आएगा, 16 17 17 आएगा। कितने हो गए? 4 और 4 8, तो इसमें कितने हो गए? 8 एलिमेंट्स। तो therefore ns plus np is 33 plus 8, that is 41। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? 41। there is no 41 option here, yeah, that might be the last option, this is 41, or we can say that this may be the none of these option। okay,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, NS प्लस NP में 41 एलिमेंट्स. ओके. Now 43 question is, if X and Y are the two sets and X dash denote the complement of the set X, then what is the value of X dash, X intersection X union Y dash. Okay. तो जैसे ना अगर मुझे किन्हीं दो सेट के यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट दिख जाए ना, तो तुरंत मेरे को डी मॉर्गन्स लॉ लगा देना है. डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन, डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश. अब यहाँ पे क्या लगा देना है, ऑब्वियसली बात है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना. तो एक्स इंटरसेक्शन एक्स डैश, देन अगेन इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश. सो दिस विल बी, क्या एक्स पे और उसके कॉम्प्लीमेंट पे कुछ भी कॉमन हो सकता है क्या, नहीं होगा. देन इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश. अब किसी भी सेट का जो नॉन एम्प्टी है उसका इंटरसेक्शन चाहिए फाई सेट के साथ. फाई क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली सेट है. तो खाली के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन करो तो हमेशा फाई तो आएगा, है ना. तो फाई इसका आंसर हो जाएगा. हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके. तो अभी तक हम लोगों ने ये कर लिए ऑब्जेक्टिव टाइप. अभी ये थोड़े से फिलअप्स हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं बेसिकली, शॉर्ट आंसर टाइप. ओके. तो अभी क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, हम देखते हैं वन बाय वन करके. तो पहले से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सेट x belongs to R such that x lies between 1 and 2. तो बेसिकली हम इस सेट को, ये जो हमें नोटेशन दे रखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं. तो मतलब हमारे पास सारे रियल नंबर इंक्लूडेड है 1 और 2 के बीच में, और 1 भी इंक्लूड है. अब अगर 1 इंक्लूड है ना, तो इसको मैं इंटरवल फॉर्म में लिख सकती हूँ क्या, 1 और 2, और 1 मेरे पास क्योंकि 1 के साथ इक्वल्स टू का साइन है, दैट मीन्स 1 को मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा इंटरवल में, लेकिन 2 के साथ नहीं है. तो मतलब 2 पे मैं क्या लगाऊंगी, ओपन ब्रैकेट. तो मैं इसको बोलते हैं हम ओपन ब्रैकेट्स, और इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड ब्रैकेट. बट यहीं अगर सेट का नोटेशन ऐसे दे देते 1 लेस देन x लेस देन 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं 1 को भी इंक्लूड नहीं कर सकती और 2 को भी इंक्लूड नहीं कर सकती. और या फिर ऐसे दे देते 1 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 2, तो मैं कैसे लिखती, 1 पे भी क्लोज ब्रैकेट और 2 के साथ भी क्लोज ब्रैकेट. ओके. ठीक बात. अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए सेट है 5, ए सेट है 5, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे. ओके. तो देखो जब भी पावर सेट लिखते हैं ना, पावर सेट का मतलब है जितने भी मैं नंबर ऑफ सबसेट्स का कलेक्शन बना रही हूँ. अगर मेरे पास दो सेट्स हैं, सपोज एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें मेरे को अगर नंबर ऑफ सबसेट्स बनाने हैं तो मैं क्या लिखूंगी, जो पावर सेट होता है ना इसका, उसमें क्या आता है, एक तो आता है जो भी खाली सेट है, क्योंकि खाली सेट तो सब में ही होता है ना, खाली दिखता नहीं है लेकिन सब में ही होता है, तो 5 तो हमेशा ही होगा इसके अंदर. फिर एक एक सेट का कलेक्शन, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 3 सबसेट्स तो ये हो गए. एक चौथा सबसेट क्या होगा, दोनों का कलेक्शन, 1 2 भी तो हो सकता है. तो मतलब जितने मेरे पास सेट्स में एलिमेंट्स थे, 2 की पावर 2, मतलब 2 की पावर सेट का ऑर्डर, दिस इज माई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट. अब मेरे पास 5 है, मतलब एक एलिमेंट तो है ना, कुछ ना होना इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. तो अगर ए मेरे पास 5 सेट है, तो नंबर ऑफ मैं बोल सकती हूँ ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज 1, राइट. 5 सेट इज ऑल्सो, सॉरी 1 नहीं, दिस इज 5, दैट मीन्स 0 एलिमेंट्स. ओके. तो अगर मेरे को पावर सेट लिखना है इसका, पावर सेट ऑफ ए, तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, 5 सेट का लिखना है हमको पावर सेट. तो वो कितने होंगे, 2 रेज टू पावर 0 एलिमेंट्स होंगे. 2 रेज टू पावर 0 मीन्स 1 एलिमेंट. जैसे 5 होने की मतलब खाली होने की भी हमने एक पॉसिबिलिटी लिखी है ना इसके अंदर, इसको भी हमने एक एलिमेंट माना है ना. तो वैसे ही अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, तो उसका भी एक एलिमेंट तो हमेशा होगा. दैट मीन्स पावर सेट कभी भी एम्प्टी तो नहीं होगा, इतनी बात तो पक्की है. तो इसमें आंसर क्या आएगा, 1 एलिमेंट. ओके. नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 2 फाइनाइट सेट हैं जिसमें ए कंटेन्ड है बी के अंदर. ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है. तो जब भी मेरे पास एक सेट कंटेन्ड है दूसरे में, तो इनका यूनियन क्या होगा, इसका और इसका यूनियन करो तो क्या दिख रहा है इससे,
पूरा बी सेट ही कवर हो गया ना, तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये क्या होगा, एन बी के इक्वल होगा, राइट। क्योंकि वैसे क्या होता है, एन यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन यहाँ पे हमको एक कंडीशन दे दी साथ में कि जो ए सेट है वो कंटेन्ड है बी के अंदर। तो इस केस में क्या होगा, ये बी ने ना पूरे ए को छुपा लिया है, मतलब बी सबसे बड़ा है तो इसने अपने आप अपने अंदर समा लिया ए को भी, तो हमारे पास इनका यूनियन क्या हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर दी फाइनाइट सेट सच दैट, अच्छा ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वी हैव टू राइट द पावर सेट ऑफ द सेट ए। अब इसके अंदर हमने पावर सेट लिखना है दो सेट्स का। तो पावर सेट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स, राइट। सो कलेक्शन ऑफ ऑल दी सेट्स, सबसेट्स आर पावर सेट। ओके, तो मेरे को 1, 2 के अंदर सबसेट्स लिखने हैं। तो पहला सबसेट तो हमेशा होता है 5, 5 इज द फर्स्ट सबसेट ऑफ द एनी सेट। सेकेंड सबसेट क्या होगा, जो अलग अलग एलिमेंट्स है इनको भी तो लिख सकते हैं हम लोग। तो एक सबसेट बन गया 1 का, एक सबसेट बन गया 2 का, और एक सबसेट बन सकता है दोनों एलिमेंट्स का। तो ये हो गया 1, 2। तो दीज आर दी एलिमेंट्स इन दी पावर सेट। और अगर हमको बताना है कितने एलिमेंट्स है पावर सेट पे, तो 2 रेज टू पावर ए के अंदर जो एलिमेंट है दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 2, दैट इज 4। 4 एलिमेंट्स होंगे किसी भी पावर सेट में। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, गिवन दैट दिस सेट ए बी सी आर गिवन देन यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल दी 3 सेट्स कैन बी रिटर्न एज। अभी हमको क्या लिखना है, यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो यूनिवर्सल क्या होता है, सपोज ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है। यूनिवर्सल में क्या आता है, ए बी सी तो आते ही आते हैं ना, तो ये तो मिनिमम होता ही यूनिवर्सल में। तो जितने भी ए बी सी के एलिमेंट्स हैं वो सारे लिख देंगे। हमने पहले 1 लिया, ए सेट के एलिमेंट लिए 1, 3, 5। अब बी सेट लेते हैं 2, 4, 6, ये भी आ गए सारे। अब लेते हैं सी सेट 0, 2। अब देखो 2 हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 2 को हम वापस नहीं लिखेंगे। 4 भी आ चुका है तो वापस नहीं लिखेंगे, 6 भी आ चुका है 6 भी नहीं लिखेंगे, 8 नहीं आया तो 8 को लिख देंगे। तो मतलब हमारे पास यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स क्या क्या हो गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 8। ओके, तो ये मेरे पास हो गए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स। ओके, नाउ द क्वेश्चन सेज if universal set is given and set A, B, C are given, then we have to calculate B union C complement. So that means first we need to calculate B union C. So what is B union C? This is my B and this is my C set 2, 3, 4, 8. ओके, तो यूनियन में कैसे लिखते हैं, मैं पहले एक सेट से शुरू कर रही हूँ 2, 4, 6, 7, ये तो लिख दिया। अब दूसरे सेट पे आने पे जो एलिमेंट्स में लिख चुकी ना उसको वापस नहीं लिखूंगी। तो 2 नहीं लिखना, 3 लिख सकती हूँ, 4 नहीं लिखना, 8 लिख सकती हूँ। तो ये मेरे पास हो गया यूनियन। अब मुझे चाहिए क्या, लेकिन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब सपोज करो ये मेरे पास बी है और ये सी है, ये मेरे पास यूनिवर्सल है। तो बी सी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ये तो यूनियन तो ये वाला है, राइट। तो ये अगर यूनियन है तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो ये वाला बचा हुआ पार्ट है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि यूनिवर्सल में से अगर मैं यूनियन माइनस कर दूं तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यूनिवर्सल माइनस बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल में क्या है, 1 से लेके 10 तक है, और बी यूनियन सी में क्या है 2, 4, 6, 7, 3, 8। अब मुझे क्या करना है, यूनिवर्सल में से माइनस करना है ये सारे एलिमेंट्स। इसको भी लिख ही लेते हैं हम लोग। दिस इज 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यूनिवर्सल में से माइनस करना है इसको। तो 2 को पहले माइनस करना है, 2 है तो मैंने माइनस कर दिया, 4 है तो 4 भी हटा दिया, 6 है 6 भी हटा दिया, 7 है 7 भी हट गया, 3 भी हट जाएगा और 8 भी हट जाएगा। तो अब जो एलिमेंट्स बचे ना वो क्या बचे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो दिस विल बी 1, 5, 9 एंड 10। सो ये मेरे पास हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है,
सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, सी माइनस ए निकालना पड़ेगा। सी इज 2 3 4 8 माइनस ए, ए इज 1 2 3 एंड 5। ओके, सो अब माइनस करना है वापस, तो मुझे क्या करना है, देखो जब भी माइनस करना है ना, डिफरेंस लेना है सेट्स का, तो मुझे क्या करना है, दूसरे वाले एलिमेंट्स लो और वन बाय वन फर्स्ट में से हटाते जाओ। वन है लेकिन वन तो है ही नहीं इधर, तो कैसे हटाओगे। टू है, टू हटा दिया। थ्री है, थ्री हटा दिया। फाइव है, नहीं है तो नहीं हटाना। बचा हुआ क्या हो गया, ये मेरे पास डिफरेंस हो गया सेट का। अब क्या चाहिए, सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। वापस से वही करेंगे, यूनियन में से माइनस कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, यूनियन नहीं सॉरी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल माइनस सी माइनस ए। सो दिस इज 1 2 10 में से माइनस कर देंगे 4 8। तो 4 8 हटा के जो भी बचे ना वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 5 6 7 9 एंड 10। तो ये सारे मेरे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे सी माइनस ए के कॉम्प्लीमेंट के। ओके, so now for all the sets A and B we have to find the value of A minus A intersection B. So this question is same as the example problem. Okay, so you have to try this question on your own. Okay, so this is your homework question. Okay, so now let's come to the next question. We have to match the following sets for all the sets A, B and C. ओके, तो हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि वो कौन से पार्ट से मैच करता है। ओके, तो अगर हम लोग 6th पार्ट लेते हैं, 6th पार्ट में क्या बोल रहा है, A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल्स टू, सो A क्रॉस B यूनियन C, दिस वैल्यू इज, क्रॉस कर दो इसके साथ भी, फिर A का क्रॉस कर दो C के साथ भी, सो दिस इज A क्रॉस B देन यूनियन A क्रॉस C। तो ये कौन से पार्ट के इक्वल हुआ, ये हो गया इक्वल ई पार्ट के, राइट। 5th पार्ट में क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, सो दिस इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, राइट। सो ये किसके इक्वल हुआ, ये हो जाएगा डी पार्ट के इक्वल। सिमिलरली 4th पार्ट में क्या बोल रहा है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी। तो हमको एक प्रॉपर्टी पता है जो हम लोग अभी तक जितने भी एग्जाम्पल करें, एक्सरसाइज करें, हम लोग बहुत बहुत बार यूज किया हमने, क्या, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। यू कैन वेरीफाई दिस ऑल्सो बिकॉज इफ आई वॉन्ट टू नो वॉट इज ए माइनस बी, सो ए में से हमको बी का पार्ट माइनस करना है, तो ये वाला पार्ट बच गया। दूसरे में क्या कह रहा है, ये दिस इज ए माइनस बी। अगले में क्या कह रहा है कि ए और बी डैश का कॉमन पार्ट चाहिए, ए और बी डैश का कॉमन, तो बी डैश क्या है, ये वाला पार्ट, दिस इज माय बी डैश, और ए क्या है, दूसरा क्या चाहिए, ए का, ए मेरे पास ये है ना, तो ए और बी डैश में कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट ना, तो ये पार्ट क्या है, ए माइनस बी। तो हम बोल सकते हैं ना कि दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल होंगी। तो यहां से मैं ए माइनस बी को क्या लिख सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी डैश, एंड दिस कैन बी रीरिटन एज ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि बी डैश आ रहा है दोनों सेट्स में। ओके, सो दिस इज अगेन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इज ए माइनस बी, सो ए इंटरसेक्शन बी डैश, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी, तो दैट मीन्स ये मैच हो जाएगा एफ के साथ, राइट। नेक्स्ट पार्ट पे क्या बोल रहा है, 3rd पार्ट में, दिस इज ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। ओके, वापस से वही प्रॉपर्टी लगानी है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना, इनके अंदर बस प्रॉपर्टीज लगाते जाओ जो भी दिख रही है, डिफरेंस की, डिस्ट्रीब्यूटिव की या डी मॉर्गन्स। ओके, सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी डैश माइनस बी इंटरसेक्शन सी डैश। ओके, अब वापस से ए माइनस बी है, तो वापस से मुझे पता है ए माइनस बी इज ए इंटरसेक्शन बी डैश, सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी का डैश, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट।
So this will be again A intersection B dash intersection, यहाँ पे लगा देंगे हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ. So A intersection B whole complement is A complement union B complement. So this will be B dash union C because C complement का again complement is C only. Okay, so now what we can do here, here we can apply again distributive law. So this is A intersection B dash union C, then intersection B dash intersection, sorry, this is intersection B dash union C. ओके, सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन C. अभी क्या करना है हमको, B डैश और B डैश यूनियन C. अभी आप लोग को ये खुद से चेक करना है कि ये तुम्हारे पास सपोज कोई दो सेट्स हैं B और C, B डैश यूनियन C निकालना है और B डैश निकालना है. इन दोनों का इंटरसेक्शन तुम्हें निकाल के बताना है क्या होगा. ठीक है, खुद से निकालना है वेन डायग्राम से कैसे हम उसको निकाल सकते हैं. ओके, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए तुम्हारे पास B डैश, इसको जब सॉल्व करेंगे तो. ठीक है, अब इसके अंदर वापस हम लोग लगा सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, सॉरी इसके अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पहला इसके साथ A इंटरसेक्शन B डैश, देन इंटरसेक्शन विद B डैश यूनियन C इंटरसेक्शन B डैश. Okay, so this will be A intersection B dash intersection. अभी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी बिल्कुल, तो ये वैल्यू वापस से क्या बन गई, B डैश. B डैश तो सेम ही है ना, ये तो क्या हो गया, ये A इंटरसेक्शन B डैश. सो A इंटरसेक्शन B डैश इज A माइनस B. A माइनस B क्या है ऑप्शन में, बिल्कुल है. तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, A पार्ट. राइट, नेक्स्ट पार्ट पे क्या बोल रहा है, दिस इज B डैश यूनियन B डैश माइनस A होल कॉम्प्लीमेंट. सेकेंड पार्ट में क्या है, B डैश यूनियन B डैश माइनस A होल कॉम्प्लीमेंट. सबसे पहले तो इस माइनस को हम लोग नॉर्मल सेट ऑपरेशन में यूनियन या फिर इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, B डैश माइनस A विल बी B डैश इंटरसेक्शन A डैश यूजिंग द प्रॉपर्टी. राइट, सो दिस इज होल कॉम्प्लीमेंट. सो दिस कैन बी रीरिटन एज, यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी जो लगाई वो कौन सी लगाई, A माइनस B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B डैश. ओके, अब A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या बन जाएगा, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो ये क्या बन गया, B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज दिस इज बेसिकली A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट और इसका वापस से कॉम्प्लीमेंट करना है हमको. तो ये क्या बन गया, B इंटरसेक्शन B यूनियन A. तो अभी देखो B यूनियन A ऑलरेडी है, उसका तुम इंटरसेक्शन करना है B के साथ, तो कॉमन पार्ट क्या आएगा, B ही आएगा ना. तो क्या B ऑप्शन है मेरे पास, तो ये वाला ऑप्शन किसके इक्वल हो जाएगा, B ऑप्शन, C ऑप्शन के. राइट, अगले में क्या करना है, A डैश यूनियन B डैश माइनस A का होल कॉम्प्लीमेंट. A डैश यूनियन B डैश माइनस A का होल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो पहले तो ये माइनस वाला खेल खत्म करना है, तो माइनस हटाने के लिए सबसे इजी प्रॉपर्टी ये वाली है. ठीक है, तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, ये बन जाएगा A डैश यूनियन B डैश इंटरसेक्शन A डैश का होल कॉम्प्लीमेंट. सो दिस विल बी, अब ये होल कॉम्प्लीमेंट आते हैं मुझे क्या करना है, डी मॉर्गन्स लॉ लगा देना है. तो ये क्या बन जाएगा, A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. ये क्यों लिखा हमने, इसको हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट इसकी वजह से आया. देन यूनियन A डैश का होल डैश. सो दिस विल बी A इंटरसेक्शन B. इसका मुझे अब यूनियन करना है A के साथ, बिकॉज A कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो A. राइट, तो अभी मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन का A के साथ कॉमन यूनियन निकालना है. देखो इसको, इंटरसेक्शन का, ये मेरे पास A है, ये B है, इंटरसेक्शन का A के साथ यूनियन निकालना है, तो A ही मिलेगा ना पूरा. तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, A के इक्वल. तो दैट मीन्स ये ऑप्शन मैच कर गया B के साथ. ठीक है, इस तरीके से हमने ये सारे मैच कर लिए. अभी हमें बचे क्वेश्चन में क्या करना है, हमको ट्रू और फॉल्स बताना है. ठीक,
अगर कोई सेट ए दे रखा है तो ए भी कंटेन्ड होगा ए के अंदर। तो देखो जो भी 5 सेट होता है ना, और जो पूरा का पूरा सेट होता है, जो कंप्लीट सेट है, ये दोनों 5 सेट हमेशा सबका सबसेट होता है। और ऐसे ही जो सेट होता है ना, वो अपने आप का सबसेट तो होता ही होता है। तो मतलब गिवन स्टेटमेंट हमको दे दी ट्रू। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग? सिंस एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो खुद का सबसेट है तो ये ए सबसेट होगा ना ए का। सो दैट मीन्स आई कैन से दैट ए इज कंटेन्ड इन ए फॉर एनी सेट ए। ओके, अगले सेट में क्या बोल रहा है कि एम और बी सेट दे रखे हैं हमको दो। क्या बी इसमें दिया हुआ है कि बी कंटेन्ड नहीं है एम के अंदर। कंटेन्ड होने या ना होने का मतलब क्या होता है कि पहले वाला सेट दूसरे में कंटेन्ड है, मतलब कि बी के एलिमेंट्स है ना, वो एम के अंदर आएंगे। तो मुझे चेक करना है कि क्या बी के सारे एलिमेंट्स एम के अंदर आ रहे हैं। 1 आ रहा है, 2 ये भी आ रहा है, 3 ये भी आ रहा है, 4 डन, 5 is also there, 6 is also there, 7 8 9 is also there. That means हम बोल सकते हैं कि जो B सेट है वो कंटेन्ड है M के अंदर, बट हमको क्या दिया हुआ है? does not contain. So that means my given statement is false. Okay. अब क्या कह रहे हैं? दोनों सेट इक्वल है। इक्वल है मतलब अभी जो भी दो सेट्स है ना, वो इक्वल तभी होते हैं जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। ठीक है, उनके एलिमेंट्स, अभी इसमें एलिमेंट्स क्या देखो, 2 एलिमेंट इसके अंदर तो है बट 2 इसके अंदर नहीं है, तो इक्वल कैसे हो सकते हैं? ऐसे ही 5 एलिमेंट, नहीं 5 की बात नहीं कर सकते। तो मतलब मैं बोल सकती हूँ कि गिवन स्टेटमेंट क्या है मेरा? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि एक एलिमेंट, मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट निकाल लो जो पहले में है वो दूसरे में ना हो, या दूसरे में हो पहले में ना हो। तो 5 भी ले सकती हूँ, यहाँ से 5 लिया, इसमें नहीं है वो। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि सिंस 2 डज बिलोंग्स टू माई फर्स्ट सेट बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू द अदर सेट 3 4 5 6। सो दैट मीन्स जो मेरे पास 1 2 3 4 सेट है वो इक्वल नहीं होगा किसके? 3 4 5 6 के। सो माई गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब क्या बोल रहा है? Q और Z का यूनियन Q के इक्वल है। देखो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स जब पढ़े थे, एग्जाम्पल्स के टाइम पे हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी कि सपोज ये मेरे पास है नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर हमेशा कंटेन्ड होता है होल नंबर में, होल नंबर कंटेन्ड होता है इंटीजर्स में, इंटीजर्स कंटेन्ड होता है रैशनल्स में, रैशनल फिर फर्दर कंटेन होता है रियल में। तो रियल नंबर तो सबसे बड़ा सेट हो गया। अब इसने बोला है Q और Z ये दोनों का यूनियन। अब देखो जो यूनियन होता है हमेशा बड़े वाला होता है, तो यूनियन करने पे मतलब ये सारा इंक्लूड हो जाएगा ना अंदर का। तो बड़े वाला सेट कौन सा आ रहा है? Q आ रहा है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ Q यूनियन Z क्या होगा? Q के इक्वल होगा। तो मेरा गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। ओके, नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है? दो सेट्स दे रखे हैं, हमको बताना है कि पहला दूसरे में कंटेन है कि नहीं है। कंटेनमेंट दिखाने के लिए पहले भाई एलिमेंट्स पता होने चाहिए। आर के अंदर एलिमेंट्स क्या है? जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, और वो इंटीजर्स है, लेकिन ध्यान रखना मतलब हम लोग नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो -6 -4 -2 0 2 4 6 8 अप टू इंफिनिटी। ऐसे ही जो टी में एलिमेंट्स है वो कौन से होंगे? 6 से डिवाइड वाले, मतलब -18 -12 -6 0 6 एंड 12। ओके, तो अभी मेरे को दिखाना है कि टी कंटेन्ड है कि नहीं है आर में। तो अगर मैं देख लूं कि टी के सारे एलिमेंट्स आर के अंदर आ रहे हैं तो मतलब गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा देखो 0 है इसके अंदर, 0 है, 6 है 6 है, 12 भी आ जाएगा, आगे जाके आ जाएगा, -6 है -6 है, -12 आ जाएगा, आ जाएगा। इस तरीके सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे ना। तो क्या मैं बोल सकती हूँ टू कंटेन्ड होगा आर के अंदर? तो माई गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। फाइन। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? ए और बी इक्वल है कि नहीं है ये बताना है। ए के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, 0 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट ए इज 3 एलिमेंट्स। अभी मेरे को बी सेट में देखना है, लेकिन बी सेट में रियल नंबर्स है सारे। तो रियल नंबर सारे, जब भी दो इंटीजर्स के बीच में रियल नंबर्स देखते हैं ना, तो वो बहुत सारे आते हैं, क्योंकि रियल नंबर इंक्लूड्स
रैशनल एज वेल एज इरैशनल। तो दैट मीन्स बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 0 से लेके 2 तक, और सारे क्या हैं, बहुत सारे, मतलब इसके बीच में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। कैसे, कैसे इनफाइनाइट रियल नंबर्स, भाई 0 आएगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1, 2, 1.1, जितने भी नंबर है ना बहुत सारे नंबर्स आएंगे। तो ये तो फाइनाइट सेट है और ये मेरे पास इनफाइनाइट सेट है, तो इक्वल कैसे हो सकते हैं, दैट मीन्स ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, राइट। So that means my given statement is false.